सफरीना किस्त नंबर 14। आज बस्ती में मेले का समा था। चारों तरफ अलाव जलाकर बस्ती को खूब रोशन किया गया था। बस्ती का अरबान गीत गा रहा था और दरमियान में एक दायरा बनाकर लोग खुशी में नाच रहे थे। हर आदमी खुश था, क्यों ना खुश होता। उनके सरदार जो खुश थे। सरदार दारू अपने खानदान सिकंदर और सफरीना के साथ बैठा लोगों को नाच करते देख रहा था। उसके गले में मोतियों की माला बनाकर डाली गई थी, जबकि बाकी लोगों को भी फूलों के हार पहनाए गए थे। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन लोगों ने नाचना जारी रखा हुआ था। अगर एक जोड़ी थक जाती तो वो साइड पर जाकर खड़ी हो जाती और इनकी जगह पर दूसरे लोग आकर नाचना शुरू कर देते। सिकंदर सुने, सफरीना ने सिकंदर के कान में सरगोशी की। बस्ती पर हमला करने के लिए लोग आ रहे हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने सरदार की बीवी और बेटी को अगवा करने की कोशिश की थी। सिकंदर ने यह सुनकर अज़बात में सर हिलाया और फिर सफरीना से साइड पर जाकर बात करने के लिए सरदार से इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने के बाद सिकंदर सफरीना को लेकर परे जाकर खड़ा हुआ। तुम क्या कहती हो सफरीना, हमें क्या करना चाहिए? सिकंदर ने सफरीना से मशवरा मांगा। हम सरदार को भी खबरदार नहीं कर सकते हैं, बस खुद को तैयार रखना चाहिए। जैसे ही वो लोग बस्ती में दाखिल होते हैं हम भी उनके खिलाफ लड़ाई करेंगे। सफरीना ने अपने दिल की बात बताई। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ सफरीना। सिकंदर ने सफरीना की मुखालफत की। फिर आप क्या चाहते हैं सिकंदर? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि हमला आवर कितने लोग हैं? सिकंदर ने कहा तो सफरीना गायब होकर चली गई और फिर चंद लम्हों के बाद दोबारा हाजिर हुई। 15 लोग हैं सिकंदर, सफरीना ने आकर बतलाया। सफरीना, मैंने ये सोचा है कि तुम अभी जाकर उन्हें ख़त्म कराओगी और मैं यहाँ खड़े रहकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब तुम वापस आओगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे जाने पर सरदार क्या सोचेंगे सिकंदर? सफरीना ने सोचने के बाद सवाल किया। यार, सरदार हमें जानता तो नहीं है ना कि हमारे पीछे आ जाएगा, या अगर उसे हमारे बारे में पता चल भी गया तो कयामत आ जाएगी। मुझे लगता है कि हम यहाँ मजीद रहकर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बस तुम जाकर वो काम कराओ जो मैंने तुम्हें कहा है, इसके बाद हम यहाँ से गायब हो जाएंगे सफरीना। सिकंदर ने अपना हतमी फैसला सुनाया तो सफरीना ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर गायब हो गई। सफरीना के जाने के बाद सिकंदर खड़ा सोच रहा था कि सफरीना इस वक्त किस तरह उन सबको मौत के घाट उतार रही होगी कि अचानक फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी और फिर ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। गोलियों की आवाज सुनकर बस्ती के लोग भी खामोश हो गए। उनका नाच गाना बंद हो गया था और वो सब इकट्ठा होकर अंदाजा लगा रहे थे कि ये फायरिंग कैसी है और कहां से हो रही है। गोलियों की आवाज रुक चुकी थी और सिकंदर सफरीना का इंतजार कर रहा था। सरदार ने सिकंदर और सफरीना की गैर मौजूदगी को भांप लिया था और अब इनके लिए परेशान था। वो इधर उधर देख रहा था, जिसका यही मतलब था कि वो सिकंदर और सफरीना को ढूंढ रहा था। मैंने सबको मार दिया है सिकंदर, सफरीना ने खुद को जाहिर करके कहा। अच्छा किया, अब जल्दी से निकल चलो यहाँ से। सरदार को हमारी गैर मौजूदगी का पता चल चुका है सफरीना। वो किसी भी वक्त हमें ढूंढने के लिए अपने आदमी दौड़ाएगा और हो सकता है कि सरदार को पहाड़ों पर पड़ी लाशें भी नजर आ जाएं। सिकंदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। सरदार को किसी की लाश नजर नहीं आएगी सिकंदर, सफरीना ने फखरिया लहजे में कहा। क्या मतलब सफरीना? मतलब ये कि मैं उन सब को मार कर उनकी लाशों को यहाँ से बहुत दूर फेंक आई हूँ, सफरीना ने बताया। ओह, इतनी सफाक हो गई हो सफरीना, लेकिन अच्छा किया कि लाशें गायब कर दी। मगर गोलियों की आवाज तो सबको सुनाई दी थी, तो सरदार पता करने के लिए अपने लोग तो इर्द गिर्द दौड़ाएगा ना, सिकंदर ने सोचते हुए कहा। ये तो है सिकंदर, लेकिन उन्हें किसी की लाश नहीं मिलेगी, आप बेफिक्र रहें। अच्छा ठीक है, बस अब चलो, यहाँ मजीद रुकना हमारे लिए बहुत से सवालात खड़े कर देगा, सिकंदर ने सफरीना से कहा। हाथ दें सिकंदर, चलते हैं यहाँ से। ये सुनकर सिकंदर ने अपना हाथ सफरीना के हाथ में दिया और आंखें बंद कर लीं। आंखें खोल दें सिकंदर। कुछ देर बाद सफरीना की आवाज आई। सफरीना की आवाज सुनकर सिकंदर ने आंखें खोली तो वो किसी शहर में खड़े हुए थे, क्योंकि नजदीक ही गाड़ियों के चलने की आवाजें आ रही थीं। सफरीना, जब तुम मुझे आंखें बंद करने का कहती हो और इसके बाद अगर मैं आंखें खोल लूं तो क्या होगा? सिकंदर ने पूछा। कुछ भी नहीं होगा सिकंदर, हम हवा में उड़ रहे होते हैं और हमारी रफ्तार इस कदर तेज होती है कि आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा।
یہ تو میں آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ کہیں آپ کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ویسے آپ کو آنکھیں کھولنے سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، سفرینہ نے بتایا۔ سکندر نے اسی لفظ پر اکتفا کیا۔ اب ہم کہاں ہیں سفرینہ؟ اس وقت ہم نیپال کے دارالحکومت کے بازار کے نزدیک ہی کھڑے ہیں سکندر، سفرینہ نے بتایا۔ اچھا چلو پھر دارالحکومت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن رکو، پہلے میں کپڑے تو تبدیل کر لوں، اور تم بھی دوسرے کپڑے پہن لو یار۔ پہلے دن سے تمہارا یہ لباس دیکھ دیکھ کر میں بیزار ہو گیا ہوں، سکندر نے سفرینہ کے لباس کو دیکھ کر کہا تھا۔ یہ سن کر سفرینہ نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں۔ اس طرف چلیں سکندر، نزدیک ہی ایک پرانا گھر ہے، وہیں چل کر آپ اپنے کپڑے تبدیل کر لینا، اور میں بھی تبدیل کر لوں گی۔ سفرینہ نے ایک سڑک کی مخالف سمت کی طرف ہاتھ کر کے کہا تھا۔ یہ سن کر سکندر سفرینہ کے ساتھ چل پڑا۔ 50 قدموں کی دوری پر ایک بند گھر نظر آیا جس کا تالا کھلا ہوا تھا۔ یہ سفرینہ کا ہی کمال تھا۔ سکندر نے ہاتھ آگے کر کے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ پہلے سکندر اندر داخل ہوا اور پھر اس کے پیچھے سفرینہ بھی اندر چلی گئی۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک پگڈنڈی تھی جس کے ساتھ چھوٹا سا باغ لگایا گیا تھا، لیکن شاید یہ جگہ کافی عرصے سے بند تھی کیونکہ چمن کی گھاس ایک ہاتھ تک لمبی ہو گئی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جس کے اندر 2 کمرے تھے۔ سفرینہ سکندر کے ساتھ ایک کمرے میں چلی گئی اور پھر آنکھ بند کر کے اس نے لباس منگوائے، جس میں سے ایک لباس اس نے سکندر کو دیا اور دوسرا اپنے پاس رکھ لیا۔ ابھی سفرینہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اچانک اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے لمبی سی سانس لی، کچھ دیر تک اسی طرح سانس لیتی رہی اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ تم جو بھی ہو، ہم تمہیں تنگ کرنے نہیں آئے ہیں، بس ہمیں یہ کپڑے تبدیل کرنے دو، پھر ہم چلے جائیں گے، سفرینہ نے کہا تھا۔ سکندر نے سفرینہ کو فضا میں بات کرتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہاں کوئی اور بھی ہے، لیکن وہ کوئی غیر مرئی قوت ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح سفرینہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں سکندر، میں دوسرے کمرے میں جا کر تبدیل کرتی ہوں، سفرینہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بھئی پہلے میں تبدیل کر لیتا، لیکن تمہیں اس طرح سے بات کرتے دیکھ کر میرا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، میں کسی کے سامنے کپڑے تبدیل نہیں کر سکتا، سکندر نے بچوں والے لہجے میں کہا۔ ہی کمرے میں کسی کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ کسی جن کا بچہ ہے سکندر، میں نے اسے بتا دیا ہے، آپ کپڑے تبدیل کریں، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، سفرینہ نے کہا۔ یار وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ جن کا بچہ اگر میرے کپڑے اٹھا کر لے گیا تو وہ کچھ نہیں کرے گا سکندر، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، سفرینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا میں اسے کہتی ہوں کہ وہ کچھ دیر کے لیے چلا جائے بس۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سکندر بولا۔ پتہ نہیں سکندر سچ میں ڈر رہا ہے یا بن رہا ہے، سفرینہ نے سوچا، اور پھر کسی کو مخاطب کر کے کہا، ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، ہم صرف کپڑے تبدیل کر لیں، پھر تم آ جانا، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ سفرینہ نے جن کے بچے کو مخاطب کیا تھا۔ سکندر فضا میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک ہوا کا جھونکا اس کے قریب سے گزرا اور پھر کسی کے ہی کرنے کی آواز آئی جو ہوتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں باہر آپ کا انتظار کروں گی، یہ کہہ کر سفرینہ بھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ سکندر نے چند لمحے انتظار کر کے تسلی کی اور پھر جلدی جلدی سے کپڑے تبدیل کیے۔ وہ پرانے کپڑوں کو وہیں کمرے میں ٹھکانے لگانے کے بعد کمرے سے باہر نکل آیا۔ سفرینہ صحن میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ چلیں، سکندر نے سفرینہ کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں باہر چل پڑے۔ ان کو دوبارہ کسی کے ہنسنے کی آواز آئی تھی، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ وہ دروازے سے نکل کر سڑک پر آ گئے تھے۔ ان دونوں کا رخ بازار کی طرف تھا۔ جیسے جیسے وہ بازار کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، لوگوں کے ہجوم اور دکانیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بے مقصد ہی دارالحکومت کے بازار میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک جگہ پر چند لوگوں کو گھیراؤ کر کے کھڑے دیکھا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کس لیے کھڑے ہیں، سکندر نے سفرینہ کی طرف دیکھے بنا کہا تھا، اور پھر وہ دونوں نزدیک پہنچ گئے۔ ایک آدمی سڑک کے کنارے چٹائی بچھا کر بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تاش کے کچھ پتے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں جناب، میں نے ان 10 پتوں میں بادشاہ کو رکھا ہے، آپ میں سے جو بھی بتائے گا کہ بادشاہ کا پتا کون سا ہے، اس کو میں 50 روپے نقد انعام دوں گا، لیکن یہ کھیل کھیلنے کے لیے آپ کو 10 روپے لگانے پڑیں گے۔ اور پھر اس آدمی نے پتوں کو آگے پیچھے کر کے خوب گھمانے کے بعد
लाइन में एक एक करके रख दिया। अब मुख्तलिफ लोगों ने 10-10 रुपए रख कर अपना मनपसंद पत्ता बता दिया तो उस आदमी ने एक एक करके पत्तों को उठाना शुरू किया। 10 पत्तों में से चौथे नंबर पर बादशाह रखा हुआ था और बाकी के पत्ते खाली गए थे। मुबारक हो आपको जनाब, आप जीत गए हैं। चटाई पर बैठे आदमी ने बादशाह का पता बताने वाले को कहा था। उसको 50 रुपए देकर बाकी पैसे आदमी ने अपनी जेब में रख लिए। सिकंदर और सफरीना भी ये खेल देख रहे थे। क्या मैं अपनी किस्मत आजमा सकती हूँ सिकंदर? सफरीना ने सिकंदर को कोहनी मारते हुए कहा। बिल्कुल बहन, आप भी खेल सकती हैं। चटाई पर बैठे आदमी ने सफरीना को सुनने के बाद कहा था। क्यों भाई, खेल सकती है ना भाभी? उसने दोबारा कहा। क्यों नहीं, बिल्कुल खेल सकती हैं। वैसे मैं तुम्हें खबरदार कर दूं, तुम्हारी भाभी की किस्मत बहुत ही अच्छी है। ऐसा ना हो कि तुम अपना सब कुछ हार कर चटाई झाड़ कर यहाँ से चलते बनो। सिकंदर ने हंसते हुए कहा था। अब ऐसा भी नहीं है भाई साहब, उस आदमी ने सिकंदर को जवाब दिया। वो पत्तों को बांट रहा था और फिर उसने दोबारा से पत्ते लाइन में लगा दिए। बताएं भाभी, बादशाह कहाँ है? आदमी बोला। आज पहली मर्तबा उसके खेल में कोई औरत आई थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर सिकंदर और सफरीना को तवज्जो दे रहा था। शायद ये भी कारोबार का गुर था। बादशाह तो मेरे साथ खड़ा हुआ है भाई, सफरीना ने हंसते हुए कहा। तो सिकंदर का भी कहकहा निकल गया। अब बोलो भाई, सिकंदर ने हंसते हुए कहा। सही तो कहा है भाभी ने, उनके लिए तो आप ही बादशाह हैं। वैसे बहुत खूबसूरत जोड़ी है आप दोनों की, खुदा नजरे बद से बचाए। शुक्रिया भाई। इससे पहले कि सिकंदर कुछ कहता, सफरीना ने आदमी को जल्दी से जवाब दे दिया। अब बताएं भाभी कि इन पत्तों में बादशाह वाला पत्ता कौन सा है? आदमी ने सफरीना को कहा था। ये वाला, दाएं तरफ से दूसरा वाला, सफरीना ने उंगली के इशारे से कहा था। आदमी ने पत्ते को पलट कर देखा तो वो बादशाह ही निकला। वाह वाह भाई वाह, आप तो सच में किस्मत वाली हैं। आदमी सफरीना की तारीफ कर रहा था। वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझसे अच्छी किस्मत इनकी है भाई। सफरीना ने दोबारा सिकंदर को कोहनी मारी थी। वो तो है भाभी। अच्छा ये लें भाभी, आपके 50 रुपए। उसने पैसे सफरीना की तरफ बढ़ाए जो सिकंदर ने ले लिए थे। दोबारा खेलेंगी आप? आदमी ने सफरीना को दोबारा खेलने के लिए कहा था। बिल्कुल खेलूंगी, मुझे तो मजा आ रहा है, सफरीना ने जोशीले अंदाज में कहा था। उसे भी जीतने में मजा आ रहा था। दोबारा पत्तों को बांटकर लाइन में रख दिया गया और फिर सब ने अपना अपना पत्ता बताया। इस मर्तबा भी सफरीना ही जीती थी। सफरीना की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी और सिकंदर सफरीना को हैरत भरी नजरों से देख रहा था। उसने सफरीना का ये चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। 4-5 मर्तबा खेलने के बाद भी हर मर्तबा सफरीना ही जीती थी। अब इस आदमी को अपनी रोजी बंद होती नजर आई, जिससे सफरीना ने भी महसूस कर लिया। भाई, हम आपका शहर घूमने आए हैं और हमारे पास अपने बहुत पैसे हैं, इसलिए हमें आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये लें, आप अपने पैसे वापस ले लें। सफरीना ने ये कहकर जीती हुई सारी रकम सिकंदर से लेकर नीचे बैठे आदमी की जानिब बढ़ाई। चटाई पर बैठा आदमी भी अपने बहुत सारे पैसे हार चुका था। उसने जैसे ही सफरीना का पैसों से भरा हाथ अपनी जानिब बढ़ते देखा तो झट से सफरीना से पैसे ले लिए। भाभी, खुदा आपका भला करे, आप देवी हैं, आप महान हैं। खुदा आप दोनों को सदा सलामत रखे, आप दोनों पर कोई आंच ना आए। इसने सफरीना की तारीफ में हजारों पुल बांध दिए थे। बस बस भाई, कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, सफरीना ने कहा। चलें सफरीना, सिकंदर ने कहा था। जी सिकंदर, चलें, चलकर दूसरी जगहें घूमते हैं। और फिर वो दोनों इस जुआ खेलते हुजूम को छोड़कर चल पड़े। आज तो तुम बहुत खुश हो रही थी सफरीना, सिकंदर ने कहा। हाँ सिकंदर, पता नहीं क्यों मुझे ये खेल खेलते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सिकंदर को ये नहीं बताया कि उसे खेल से ज्यादा उस आदमी की बातें अच्छी लग रही थीं। हाँ भाई, जीतता हुआ इंसान तो हमेशा ही खुश होता है, सिकंदर ने अपनी बात कही थी। वो दोनों दाएं बाएं देखते हुए बाजार की रौनक का नजारा कर रहे थे।